हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 20, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, इसके प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक में जो मेन है वो है बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज भी क्वेश्चन बनता है और है पोलराइजेशन वेक्टर। देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है डाइलेक्ट्रिक में हमारे पास, बाउंड चार्ज, ठीक है। ये पहला टॉपिक ये है जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारे पास बाउंड चार्ज के अलावा पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर ये सेकंड है हमारे पास जिस पे क्वेश्चन बनता है। थर्ड है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चन बनता है CSIR नेट और JRF में, ठीक है। IIT JAM का ले लो एग्जाम, चाहिए CSIR नेट JRF का ले लो, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन बनता है इन तीनों प्रॉब्लम से। पहले तो देखते हैं डाइलेक्ट्रिक है क्या, फिर देखते हैं पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, बाउंड चार्ज क्या है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, जनरलाइज फॉर्म ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है, जनरलाइज फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, जनरलाइज फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं और डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक एक टॉपिक हम स्टडी करेंगे धीरे धीरे, और इस पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले तो देखते हैं हम डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है। देखो, डाइलेक्ट्रिक क्या एक्चुअल में, देखो डाइलेक्ट्रिक क्या हमारे पास एक, देखो हमारे पास जो यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल है, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल है उसमें देखो हमारे पास सबसे पहले है वैक्यूम, वैक्यूम है, और हमारे पास है कंडक्टर, ठीक है। वैक्यूम और कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर ऐसे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बहुत सारे जो आसानी से मूव कर सके। वैक्यूम और कंडक्टर के बीच के जो भी मटेरियल है दैट इज डाइलेक्ट्रिक। वैक्यूम और कंडक्टर के बीच के जो भी मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब देखो, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये तुमने सुना होगा, जिसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, जिसे साई से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ससेप्टिबिलिटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो ये देखो, जो ससेप्टिबिलिटी है वो सभी मटेरियल की हो सकती है, जरूरी नहीं है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की होगी। वैक्यूम के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 होगी, कंडक्टर के लिए जो ससेप्टिबिलिटी है वो इन्फिनिटी होगी। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगी। मतलब ये जो मटेरियल है वैक्यूम और कंडक्टर के बीच के जो सभी मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, और उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है इट इज़ बिटवीन दी 0 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। इन्हें हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। वैक्यूम और कंडक्टर के बीच के जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसको हम एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ठीक है। जो एप्सिलॉन आर होगा इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर होगा हमारे पास काई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर जो काई होगा ससेप्टिबिलिटी वो होगा एप्सिलॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब देखो, वैक्यूम के लिए काई 0 है, ये काई 0 कब होगा, जब एप्सिलॉन आर 1 होगा, और कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इनके लिए जो एप्सिलॉन आर होगा वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा, ठीक है। जो एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक, ये रिलेशन हम निकालेंगे, ये वाला रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे, अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं बता रहा हूँ। जो डाइलेक्ट्रिक है उनकी प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी, वो है काई प्लस 1 इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो वैक्यूम है उनके लिए ससेप्टिबिलिटी 0 होगी, कंडक्टर के लिए इन्फिनिटी होगी, और ये एप्सिलॉन आर और काई में रिलेशन है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वैक्यूम के अंदर और कंडक्टर के अंदर, वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर पे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो वैक्यूम के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया है। ये हमारे पास क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये वैक्यूम के केस में यदि यही हमारे पास कंडक्टर होता, यही मीडियम यदि हमारे पास कंडक्टर होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। क्यों 0 होता, क्योंकि यहाँ पे जो Q/4 पाई
यहाँ पे आ जाता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट भी करेंगे। एप्सिलॉन आर की वैल्यू इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, वैक्यूम से कम होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। देखते हैं पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, वैक्यूम और कंडक्टर के बीच में जो भी मटेरियल है दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के टर्म में भी हम देख सकते हैं, फॉर वैक्यूम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज़ जीरो, फॉर कंडक्टर इट इज़ इन्फिनिटिव। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऐसे मटेरियल जिनकी जीरो से इन्फिनिटी के बीच में होगी वो होंगे हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से टाइप है डाइलेक्ट्रिक के। ठीक है, फिर हम इन सभी टॉपिक्स पे आएंगे जो हमने मेंशन किए हैं। ठीक है, पहले देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के टाइप कौन कौन से। तो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, पोलर और नॉन पोलर। देखो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, पोलर, पहला है हमारे पास पोलर और सेकंड है हमारे पास नॉन पोलर। देखो एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमें पता है, जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक मटेरियल है, इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल है इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। यदि इन सभी मॉलिक्यूल का जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज का, देखो जो मॉलिक्यूल होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जो डाइलेक्ट्रिक है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इसके अंदर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव चार्ज भी होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे होंगे, नेगेटिव चार्ज बहुत सारे होंगे। ठीक है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और एक मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू न्यूक्लियस। अब इन सभी पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन सभी चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा। जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं, एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे हम मान सकते हैं वो पूरा मास है, उसी टाइप से एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पे हम मान सकते हैं वो कंप्लीट चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, यदि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यदि दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, इफ़ दी सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइडिंग, तो वो जो मॉलिक्यूल होंगे, वो जो डाइलेक्ट्रिक होगा हमारे पास, वो होंगे पोलर मॉलिक्यूल या पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें इस टाइप के मॉलिक्यूल हो जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, वो होंगे हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल या डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, वो होंगे हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक। और नॉन पोलर कौन से होंगे, मतलब इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। पोलर में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, जो पोलर मॉलिक्यूल है उनमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा हमारे पास। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेटेड है। मतलब मान लो इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर ये है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में एक डाइपोल मोमेंट बन रहा है। मतलब परमानेंट एक डाइपोल मोमेंट है, जो मॉलिक्यूल इट बिहेव लाइक ए डाइपोल। ठीक है, द मॉलिक्यूल इन द डाइलेक्ट्रिक ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक इट बिहेव लाइक ए डाइपोल। ठीक है, वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, नॉन पोलर में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल दे आर कोइंसाइडिंग, मतलब एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी यही है, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। नेट डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का जीरो होगा, नेट इस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। इसमें जो भी मॉलिक्यूल है उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल है नॉन पोलर के हमारे पास H2O2 N2। ठीक है, ये हमारे पास नॉन पोलर के एग्जांपल है। पोलर के एग्जांपल हमारे पास HCl, ठीक है, H2O, CH4। ठीक है, ये हमारे पास पोलर के एग्जांपल है। ठीक है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर
कोइंसाइड नहीं होंगे और नॉन पोलर में कोइंसाइड होंगे। ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल इनका जो मैग्नेटिक जो हमारा डाइपोल मोमेंट है फॉर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इट इज़ 0, लेकिन नॉन पोलर में पोलर में जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा ऑफ ईच मॉलिक्यूल इट इज़ नॉट 0। बट ओवरऑल जो डाइलेक्ट्रिक है, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक है ये हमारे पास, इसमें बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल है, हमारे पास बहुत सारे पोलर मॉलिक्यूल है, सभी का जो डाइपोल मोमेंट है वो रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका इस डायरेक्शन में हो सकता है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में। तो जो नेट हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक वो 0 होगा। जो नेट हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। नॉन पोलर का तो वैसे ही 0 था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, तो उनका तो ऑलरेडी वैसे ही 0 है। लेकिन जो पोलर है उनका भी नेट 0 होगा यदि उसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया। तो ये हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये तुमने 12th लेवल में पढ़ा होगा, 12th लेवल का टॉपिक है ये, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर नॉट कोइंसाइडिंग इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, फिर भी वो सेपरेटेड है सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, दैट इज़ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और नॉन पोलर में वो कोइंसाइड होंगे। नेट जो डाइपोल मोमेंट है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर इट इज़ पोलर वेदर इट इज़ नॉन पोलर, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा इट इज़ गोइंग टू बी 0 इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बोथ दी डाइलेक्ट्रिक। मटीरियल कौन से हैं जिनके लिए जो ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इट इज़ बिटवीन दी 0 एंड इन्फिनिटी। वैक्यूम और कंडक्टर के बीच के जो सभी मटेरियल, दी ऑल मटेरियल इन बिटवीन दी वैक्यूम एंड कंडक्टर इज सेड टू बी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ से हम पोलराइजेशन वेक्टर पे आएंगे। पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम है वो पोलराइजेशन वेक्टर होगा। अब उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे क्या पोटेंशियल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम विच इज़ प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एट ए पॉइंट पी, व्हाट इज़ द पोटेंशियल, वो हमें कैलकुलेट करना है। और उस पोटेंशियल जो कैलकुलेट करेंगे उसको जो फॉर्म आएगी पोटेंशियल की, उसको हम चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे, बाउंड चार्ज की फॉर्म में। डाइलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल आएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, डाइलेक्ट्रिक सोर्स की वजह से, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसको हम बाउंड चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे, एक चार्ज की फॉर्म में लिखेंगे। जो पोटेंशियल है वो चार्ज की फॉर्म में होता है, हमें पता है KQ/R। जो पोटेंशियल है वो चार्ज की फॉर्म में होता है, तो उसको हम चार्ज की फॉर्म में लेके आएंगे। वो जो चार्ज होगा वो बाउंड चार्ज होगा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। वो हम डिस्कस करेंगे, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जैसे जैसे हम टॉपिक में बढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक जो किया था हमने वो बेसिक था। ठीक है, अभी तक जो डिस्कस किया था वो कंप्लीट बेसिक था। डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, चाहे पोलर हो, वेदर इट इज़ पोलर वेदर इट इज़ नॉन पोलर। मान लो हम पोलर की बात करें, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है हमारे पास, एक स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास, इट इज़ पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें बहुत सारे हमारे पास डाइपोल मोमेंट होंगे, सभी रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट होगा, बहुत सारे डाइपोल मोमेंट होंगे क्योंकि सभी मॉलिक्यूल होंगे, सभी का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे ही रैंडम बना रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, इट इज़ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक, मतलब एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ईच मॉलिक्यूल का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट पहले से है, लेकिन वो सभी ओवरऑल रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट वो 0 है। देखो डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से लिखते हैं, याद रखना डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से लिखते हैं।
और जो हमारा पोलराइजेशन वेक्टर होगा, पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे क्या है, वो हम कैपिटल पी से लिखेंगे। इनमें कंफ्यूज मत होना, डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल पी से लिखते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैपिटल पी से लिखेंगे। अब क्या हुआ, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ई नोट मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। इसको पोलर मॉलिक्यूल का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अब क्या होगा, देखो जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसमें नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सभी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो हमारा डाइपोल है, जो मॉलिक्यूल है, वो रोटेट करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में क्या होगा, जो सभी मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। लगभग सभी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, कंडक्टर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ फ्री चार्ज होते हैं, उनको हम डाइलेक्ट्रिक नहीं बोलते, इसलिए उनका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है कंडक्टर का। लेकिन होता पोलराइजेशन कंडक्टर में भी है, और पोलराइजेशन मैक्सिमम होता है कंडक्टर में। ठीक है, इस टाइप से अलाइन हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में जो मॉलिक्यूल है वो इस टाइप से अलाइन हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा। तो हमारे कुछ चार्ज तो ये कम्प्लीटली कैंसिल नहीं कर पाएगा, ये जो कैंसिल हुआ है ये कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कैंसिल हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही यहाँ पे कैंसिल ज़्यादा होंगे चार्ज। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही यहाँ पे जो कैंसिलेशन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना ही रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं हम इसको, रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। जो रिकॉम्बिनेशन है वो उतना ही ज़्यादा होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा है, बाहर से जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो जितना ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अभी भी चार्ज है, ये ऐसे नहीं कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी भी चार्ज रहेगा, वॉल्यूम में भी कुछ चार्ज रहेगा। मतलब हम मान रहे हैं भाई कुछ चार्ज वॉल्यूम में होगा और कुछ चार्ज उसकी सरफेस पे होगा। ठीक है, ये सरफेस चार्ज होगा, कुछ चार्ज अभी वॉल्यूम में भी होगा। यहाँ पे ऐसे नहीं है कंप्लीट जीरो हो जाएगा। कंडक्टर के केस में वो कंप्लीट जीरो हो जाता है। यदि हम कंडक्टर की बात करें तो वो कंप्लीट अंदर जीरो हो जाता है, क्योंकि कंडक्टर की सरफेस पे आता है टोटल चार्ज। तो क्या होगा, इस चार्ज को हम कहेंगे बाउंड चार्ज, इस चार्ज को हम कहेंगे बाउंड चार्ज। ठीक है, इस बाउंड चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, इस बाउंड चार्ज की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको मान लेते हैं ई प्राइम। तो जो नेट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा हमारे पास ई नॉट माइनस ई प्राइम। ई प्राइम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंड चार्ज। ठीक है, इन्हें हम कहेंगे बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर इट इज़ लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कम करने की कोशिश करता है। यदि वैक्यूम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो वैक्यूम ऐसा मटेरियल है, वैक्यूम कोई मटेरियल नहीं है, वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल भी कम नहीं करता है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है वो डिस्टेंस के साथ भले ही कम होता है, डिस्टेंस के साथ वो कम होगा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होता है। यदि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि हम कंडक्टर के अंदर अप्लाई करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जीरो ही हो जाएगा। जीरो कब होगा, जब अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हम कंडक्टर की बात करें, तो जो ई नोट है वो ई प्राइम के इक्वल होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होगा। मतलब जो कंडक्टर है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर देगा, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कम कर देगा लेकिन कम्प्लीटली जीरो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो
ये हो रहा है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट इज़ ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात की है हमने पोलर के केस में। पोलर के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में जो डाइपोल मोमेंट है इट विल अलाइन इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बाउंड चार्ज की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वो होगा ई नॉट माइनस ई प्राइम। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के, उसको हम ये भी लिख सकते हैं ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये भी लिख सकते हैं ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर। वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, देखो ई नॉट है हमारे पास, जो अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा ई नॉट बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन है एप्सिलॉन आर है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट ये लिख लो ई नॉट मान। लेकिन ई प्राइम के बारे में हमें अभी नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमें बाउंड चार्ज के बारे में नॉलेज नहीं है। इन्हें हम कहेंगे बाउंड चार्ज। ये वॉल्यूम में भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है। दो टाइप के बाउंड चार्ज होंगे, सरफेस वाला एक वॉल्यूम वाला। उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये कब कैलकुलेट कर सकते हैं? जब हमें बाउंड चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे बाउंड चार्ज कैसे कैलकुलेट करें, बाउंड चार्ज डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, फिर हम उनकी हेल्प से ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम आगे नेक्स्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं, यदि हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास पोलर का केस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर का। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमें पता है पहले ही डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल, जो हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उनका डाइपोल मोमेंट पहले ही जीरो है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। अब देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास, जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों एक ही जगह है। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो पॉजिटिव चार्ज है इट विल मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इट विल मूव इन दी डायरेक्शन ऑफ इन दी अपोजिट, इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मूव करेंगे। अब मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक इस डायरेक्शन, लेकिन आपस में एक इंटरेक्शन भी है दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन भी है दोनों के बीच में। तो ये एक दूसरे को खींचेंगे भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दूसरे से दूर जाएंगे, और अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो टोटल नेट फोर्स है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, जो टोटल नेट फोर्स है इस पर वो जीरो हो जाएगा। वो पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और उस पोजीशन पे इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस डी डिस्टेंस होगी हमारे पास। वो जो डिस्टेंस होगी वो डी डिस्टेंस होगी, वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। जो मॉलिक्यूल है उसमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो सभी मॉलिक्यूल है उनमें एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा हमारे पास, और सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। ऑल द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होंगे। वही सेम केस बनेगा, फिर चार्ज का कैंसिलेशन होगा। यहाँ पे देयर इज कैंसिलेशन ऑफ चार्ज ड्यू टू, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, चार्ज का कैंसिलेशन होगा, सम बाउंड चार्ज इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ई प्राइम ड्यू टू बाउंड चार्ज की वजह से। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज ई नॉट माइनस ई प्राइम। जो नेट चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, यदि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हमने तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीज होगा, वेदर इट इज़ पोलर मॉलिक्यूल और वेदर इट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द इनसाइड द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा डिक्रीज होगा, ठीक है, वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर।
ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम किस वजह से हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू इंड्यूस ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के इंड्यूस होने की वजह से या अलाइनमेंट होने की वजह से। अब देखो नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो था दोनों केस में, चाहे पोलर ले लो, पोलर ले लिया हमने, चाहे नॉन पोलर ले लिया, दोनों के केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट था, नेट डाइपोल मोमेंट वो जीरो था, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट डाइपोल मोमेंट था हमारे पास वो जीरो था दोनों में, चाहे पोलर है नॉन पोलर है। नॉन पोलर में तो नॉन पोलर में तो वैसे ही जीरो था क्योंकि सेंटर दोनों के एक ही पॉइंट पे थे, वैसे ही जीरो था। पोलर में क्यों जीरो था नेट, क्योंकि सभी रैंडम डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा दोनों केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नेट इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये नेट एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, इस फिनोमिना को हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा, उस डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा, अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस्ड होगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब पर यूनिट वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो कितना इंड्यूस्ड हो रहा है, वो होगा हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर। द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो होगा हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर होगा हमारे पास द नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, वो होगा हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर, इसको हम कैपिटल P से लिखेंगे। ये होगा हमारे पास, मान लो हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक है, इसके हम स्मॉल वॉल्यूम की बात कर लें, dV की बात करें, और इसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो स्मॉल dP इंड्यूस्ड हो रहा है हमारे पास, तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा हमारे पास वो होगा dP/dV। ठीक है, पोलराइजेशन होगा हमारे पास dP/dV, और यहाँ पे जो लिमिट होगी dV है वेरी स्मॉल, dV होगा वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, जो लिमिट होगी हमारे पास dV की वो होगी 10/0। ठीक है, बहुत स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की बात करें और उसमें जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो dP इंड्यूस्ड हो रहा है, तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होगा इट इज़ dP/dV, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ dV वॉल्यूम में वो होगा हमारे पास P पोलराइजेशन वेक्टर इंटू dV। ठीक है, नेट निकालना है हमें, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाए। उस नेट डाइपोल मोमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है हमारे पास, इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ P, इस P की वजह से, स्मॉल p है ये, नेट डाइपोल मोमेंट है स्मॉल p, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट O पे क्या पोटेंशियल होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से किसी पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैलकुलेट कब होगा, जब हमें बाउंड चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हो। बाउंड चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल का एक जनरल फार्मूला लिखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे चार्ज से, वहाँ से हमारे पास बाउंड चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। डाइलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड चार्ज कैसा है, किस टाइप का बाउंड चार्ज है, कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है। अब मैंने तुम्हें बताया 2 टाइप के बाउंड चार्ज होंगे, वो हम देखेंगे अभी आगे करेंगे। 2 टाइप के बाउंड चार्ज होंगे, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, वो बाउंड चार्ज किस टाइप का है, क्या नेचर है उसका, वो हमें पोटेंशियल के फॉर्मूले से ही पता लगेगा। हम क्या करेंगे, एक जनरल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे, उस जनरल फार्मूला को हम कंपेयर करेंगे। हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R,
उस फॉर्मूले से हमें दो बाउंड चार्ज मिलेंगे, एक सरफेस बाउंड चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे होगा, एक वॉल्यूम बाउंड चार्ज जो डाइलेक्ट्रिक के वॉल्यूम के अंदर होगा। ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास बाउंड चार्ज होंगे, पहला होगा सरफेस बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर ये जो चार्ज है ये मूव नहीं कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिक्स होगा। जो कंडक्टर में जो फ्री चार्ज होता है वो मूव कर सकता है सरफेस के ऊपर, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता, ये बाउंड होगा। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी कह सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, उनके क्या फॉर्मूला होंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल से। ठीक है, नेट पोटेंशियल से। ठीक है, इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मान लो जो इसके पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात करें, डीवी वॉल्यूम की बात करें, इसमें जो डाइपोल मोमेंट है वो डीपी होगा। इसके डीवी वॉल्यूम की बात करें एक डाइलेक्ट्रिक, देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, इसके डीवी वॉल्यूम की हम बात करें, डीवी वॉल्यूम में मान लो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है वो डीपी। ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है डीपी, और इस डीपी की वजह से इस पॉइंट पे ओ पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, डाइपोल की वजह से, डाइपोल मोमेंट की वजह से पी डॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, पोटेंशियल का ड्यू टू ए डाइपोल। अब हमारे पास जो डाइपोल है वो तो डीपी है, तो यहाँ पे आ जाएगा डीपी, ये हमारे पास आर पे जो पोटेंशियल होगा, डी फाई लिख लो उसको पोटेंशियल को, या डी वी लिख लो, डी कैपिटल वी, वी वॉल्यूम को डी वी लिया, वॉल्यूम को डी टो ले लो, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल को डी वी ले लेते हैं इस डी पी की वजह से। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास डी पी डॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डीपी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो डीपी को हम लिख सकते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर है हमारे पास, पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी है हमारे पास, डीपी अपॉन डी टो, तो डीपी को हम लिख सकते हैं पी डी टो, तो ये लिख सकते हैं हम पोलराइजेशन वेक्टर डॉट आर कैप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी टो। ये होगा हमारे पास पोटेंशियल। जो नेट पोटेंशियल होगा कि वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। जो नेट पोटेंशियल होगा हमारे पास पी डॉट पोलराइजेशन वेक्टर डॉट आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी टो, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल होगा। इसकी वजह से इंटीग्रेट करके हम कंप्लीट कैलकुलेट कर लेंगे।